नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने पोस्टपार्टम के लास्ट सेगमेंट को लेकर के, जहां प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो चुका है आपको रिगार्डिंग बोर्ड पे अवेलेबल हेडिंग पोस्टपार्टम हेमरेज। प्रीवियस लेक्चर में आपने पीपीएच का क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन से जो सीक्वेंस हमारे सामने आई थी, थर्ड स्टेज पीपीएच, ट्रू पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, और वहां पे हमने ट्रू पीपीएच का डिटेल डिस्क्रिप्शन विथ इट्स मैनेजमेंट को डील किया था। आज का लेक्चर पूरा डिवोटेड है बहुत सारे प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशन को लेकर के। वो एमसीक्यू सेशन जो लेबर वाले पोर्शन, पोस्टपार्टम वाला पोर्शन और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जो हमने टेस्ट पढ़े थे, उन सबको लेकर के, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में एमसीक्यू को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो कंप्लीट एक पूरा पैकेज है। उससे पहले 10-15 मिनट का एक हल्का डिस्कशन रिगार्डिंग द रिमेनिंग कंडीशन ऑफ पीपीएच। उस कैटेगरी में सेकेंडरी पीपीएच का नाम आना बाकी है, पर यहां पे आपको एक पहले इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं। एक नाम है एक्यूट पीपीएच। एक्यूट पीपीएच क्या कंडीशन होती है, वो हमारी हर सीक्वेंस से अलग है। थर्ड स्टेज, ट्रू, सेकेंडरी, तीनों कंडीशन है। पहली बात तो ये एक्यूट शब्द ये बताता है जो काफी सारी इमरजेंसी को लेके आता है। कहने का मतलब जब फीमेल की डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल में ना हुई हो, घर पे या घर से हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस में ट्रांसफर करते समय हो जाए, तो वहां पे कैसे उसे मॉनिटर और कैसे मैनेज किया जाता है, उसे लेके बात होगी। तो हमारे पास एक टर्म इसी टॉपिक से रिलेटेड यदि एग्जाम में आ जाए तो हम उसे बता पाए, नाम है एक्यूट पीपीएच। देखते हैं सामने की तरफ ये कंडीशन, इसको अपन नाम दे देते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, एक्यूट पीपीएच। अब एक्यूट पीपीएच को डिफाइन कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा ही सॉलिड तरीका है जो बोर्ड पे अवेलेबल है, और वो है रूल ऑफ 30। बर्न एमएसएन में रूल ऑफ 9, पीडियाट्रिक बर्न में रूल ऑफ 5, कॉन्ट्रासेप्टिव पोस्टपार्टम में रूल ऑफ 3, एंड नाउ एक्यूट पीपीएच में रूल ऑफ 30। क्या बता रहा है कि पोस्टपार्टम हेमरेज होने से देखे किस प्रकार बॉडी में पैरामीटर्स और वाइटल साइन डिस्टर्ब हो चुके हैं। कंडीशन यहां देखें, जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो 30 mmHg तक गिर गया। हाइपोटेंशन होता ही है। नेक्स्ट वन, हार्ट रेट 30 बीट पर मिनट बढ़ गई, टेकीकार्डिया। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ करके 30 ब्रीथ पर मिनट हो गई, जो 16 से 20 तक होती है। हेमाटोक्रिट ब्लड सेल 30% तक गिर गई, जो नॉर्मल पीपीएच में 10% ही गिरती थी। यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से भी कम आ रहा है, ओलिगोयूरिक एनयूरिक कंडीशन, और टोटल ब्लड का 30% अमाउंट लॉस हो गया है। तो क्योंकि इन सब के अंदर एक वर्ड कॉमन है, 30, 30, इसी बेस पे नाम देते हैं रूल ऑफ 30। इस प्रकार से वाइटल डिस्टर्ब हो जाए, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड का लॉस, ब्लड की सेल का लॉस, यूरिनरी आउटपुट, ब्लड प्रेशर, इन सब में 30 के रेशो में चेंजेस आ जाए, कंडीशन एक्यूट पीपीएच कहलाती है। और फिर मैंने बोला, यदि डिलीवरी हॉस्पिटल में ना हो, घर पर हो या एम्बुलेंस में हो, तो उसे मैनेज कैसे करते हैं। 2 तरीके हैं मैनेज करने के। उन 2 तरीकों को सामने बोर्ड पर देखें, उसी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा आप लोगों को। ये रहे वो 2 मेथड। नंबर 1, आयोटिक कंप्रेशन। शरीर के अंदर जो बड़ी बड़ी 2 आयोटा है, उसे कंप्रेस करें।
देखिए साथियों, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। हम भी हॉस्पिटल लाइफ से गुजरते हैं रोज, और वहां रोज ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब किसी बड़ी आर्टरी का रप्चर हो जाता है तो उसे बहुत प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है जब तक कि वो सर्जरी रूम में ट्रांसफर ना हो जाए। तो यहां पर भी पीपीएच में यूट्रस से ब्लीडिंग होती है, तो उस यूट्रस के चारों ओर या ऊपर और नीचे की तरफ जो मेजर आर्टरी है उसे आप दोनों हाथों से कंप्रेस करें। रिजल्ट क्या होगा? यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो नहीं होगा और ब्लड लॉस कंट्रोल होगा। ये इमरजेंसी में की जाने वाले इंटरवेंशन होते हैं जब तक प्रॉपर ड्रग या सर्जरी अवेलेबल ना हो। तो एओर्टिक कंप्रेशन को बड़े गौर से देखेंगे, कहां कंप्रेशन हो रहा है। यूट्रस ये रहा, ये लोकेशन यूट्रस की है। हाथ देखें, एक हाथ यूट्रस से ऊपर की तरफ है और दूसरा नीचे। ऊपर वाला जो हाथ होता है वो सबसे बड़ी ब्रांच एब्डोमिनल आयोटा को कंप्रेस करता है। नीचे वाला जो है ये ग्रोइन एरिया फिमोरल आर्टरी को कंप्रेस करता है। यहां पे कंप्रेस होने वाली वेसल्स के नाम लिखे जाएं तो पहली अपने पास यूट्रस के नीचे अवेलेबल फिमोरल और यूट्रस के ऊपर अवेलेबल एब्डोमिनल। इन दोनों आयोटा को दोनों हाथ से सीवियर कंप्रेस करें तो ये इमरजेंसी इंटरवेंशन है यूट्रस से होने वाले ब्लड लॉस को मैनेज करने का। कंडीशन एओर्टिक कंप्रेशन। उसके अलावा एक और तरीका इस प्रकार से, दो गारमेंट्स होते हैं, न्यूमेटिक, नॉन न्यूमेटिक। एंटी शॉक गारमेंट। शॉक ऐसी कंडीशन है जहां पे हार्ट का लोड बहुत बढ़ गया है, हाइपोटेंशन होने से, हाइपोवोलेमिया होने से बचे हुए ब्लड के अमाउंट को बार बार पंप करके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अकेला जब हार्ट काम ना कर पाए तो अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी काफ मसल को भी पंप करवाते हैं ताकि वो रिटर्न मारे। तो उसे प्रमोट करने के लिए काफ मसल को सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। इस प्रकार के गारमेंट्स का यूज लिया जाता है। नाम लिखा हुआ है नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट। एंटी शॉक का मतलब जो मजबूर करे पंप करने को लोअर एक्सट्रीमिटी को, जिससे सर्कुलेशन में इफेक्टिवनेस आए और शॉक जैसी वर्स कंडीशन से बच जाएं। तो ये दो इंटरवेंशन एक्यूट पीपीएच के लिए। नंबर 1, एक्यूट पीपीएच सवाल आएगा तो पूछा जाएगा कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आंसर रूल ऑफ 30। सेकंड वन, इमरजेंसी मैनेजमेंट के कितने तरीके? 2 तरीके। पहला आयोटिक कंप्रेशन। कौन कौन सी आयोटा को कंप्रेस करोगे? जवाब दोगे एब्डोमिनल एंड फिमोरल। नेक्स्ट वन, एंटीशॉक गारमेंट जो अपने पास अवेलेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिनिश करते हैं पीपीएच को। नाम अपने पास हेडिंग अवेलेबल सेकेंडरी पीपीएच। क्लासिफिकेशन से जो कुछ सीखा है वही जवाब यहां पे देना है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। पहली बात, इसका क्लासिफिकेशन ड्यूरेशन के हिसाब से दिया था तो सीखा था कि ये 500 ml का लॉस 8 से 10 दिन में करता है, इसीलिए ब्लीडिंग को डिले भी कहा था। 2 लाइनें जो पहले पढ़ रखी है तो लिखने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो 500 ml से ऊपर की रेंज है वो 8 से 10 दिन में अचीव होती है, इसीलिए अपन ने इस ब्लीडिंग को नाम दिया था डिलेड। एक बात, और फिर समझाते समय यह बताया कि पूरी मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में डिलेड ब्लीडिंग का कारण मोस्ट ऑफ द टाइम किसे माना जाता था? इन्फेक्शन को। यह तो रही मेडिकल साइंस की बात कि जब भी बॉडी में इन्फेक्शन है हो जाता, वुंड हीलिंग प्रॉपर ना होकर के ब्लीड करना शुरू है कर जाता। अब ओबीजी में एग्जैक्ट आंसर देंगे कि सेकेंडरी पीपीएच में इंफेक्शन को कोरिलेट किससे करेंगे। तो मैंने कहा था यदि कैविटी पूरी तरह खाली ना हो पाए, कोई भी टिश्यू मास अंदर बच जाए तो वहां पे इंफेक्शन के चांस बन जाते हैं। तो इंफेक्शन के चांस किससे कोरिलेट करेंगे? जवाब देंगे आप लोग रिटेन टिश्यू से।
और ये आपके पास एमसीक्यू में काफी मदद करेगा कि सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज किसे माना जाएगा, रिटेन टिश्यू को। ये आपके पास एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है सेकेंडरी पीपीएच पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सेकेंडरी पीपीएच पहली बात तो ये 8 से 10 दिन के दौरान ब्लीडिंग का नाम डिलेड दे दिया, कोरिलेट इन्फेक्शन से किया, और हमारे पीपीएच में कोरिलेट रिटेन टिश्यू से किया। जैसा हो रहा है वैसा इंटरवेंशन दे दें, बड़ा सरल है। इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दो, कुछ बच गया तो बचा कुचा बाहर निकालना, कैविटी को पूरा खाली करना, सफाई करना, डीएनसी। तो इंटरवेंशन दो, एंटीबायोटिक एंड डीएनसी। तो आते हैं सामने इंटरवेंशन लिखने के लिए। इंटरवेंशन लिखने हो तो पहला, यदि इंफेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक, और नंबर रिटेन टिश्यू है तो उसके अकॉर्डिंग डीएनसी। तो ये अपने पास सेकेंडरी पीपीएच, या यूं कहें आपको कि अपने पास पीपीएच को लेकर जितनी बातें होनी थी वो कंप्लीट। आज का लेक्चर जैसे मैंने बताया भी आपको, ये छोटे से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के बाद एमसीक्यू सेशन को लेके होने वाला है। टॉपिक हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग, लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग, टॉपिक लेबर एंड देन पोस्टपार्टम। आइए इन सभी टॉपिक्स के अंदर से जनरेट होने वाले कुछ एमसीक्यूज की अपन यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। तो सामने बोर्ड पे अवेलेबल आज का अपना ये कंप्लीट एमसीक्यू सेशन देखेंगे, कितने प्रकार के सवालों में लिया गया है, अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी में फर्स्ट एमसीक्यू अपने पास ये रहा, ध्यान से पढ़े और गौर करें। कंडीशन है व्हाट इज एमनियोसेंटासिस। एमनियोसेंटासिस क्या होता है? ऑप्शंस, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेल एंड क्रोमोसोम एनालिसिस, जी हां बिल्कुल इसे करते हैं। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट एनालिसिस मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड में 20 वीक के बाद, यह भी सही। लास्ट वन, केमिकल एनालिसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यह भी किया जाता है। तो सामने क्वेश्चन अपने पास है एमनियोसेंटासिस क्या है। दिए गए चारों ऑप्शन जो बोर्ड पे अवेलेबल है सभी सही हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको टॉपिक डिस्कशन के समय भी मैंने पूछा था, तो वहां बड़े गौर से सुनना। ये जो अपने पास 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों एमनियोसेंटासिस प्रोसीजर के पर्पस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एमनियोसेंटासिस में जो फ्लूइड निकाल कर लाएंगे उससे इतने सारे काम किए जा सकते हैं। पर एग्जामिनर ने सिर्फ ये पूछा है एमनियोसेंटासिस क्या है, तो सिंपल आंसर देना है कैविटी से फ्लूइड को एस्पिरेट करना। बाकी 3 ऑप्शन अपने पास पर्पस हैं और सिर्फ मीनिंग पूछा है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रैक्टिस एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साहब हमने पढ़ाई करी, मजा आ गया, बहुत अच्छा पढ़ाया, मजा आ गया, हमें सब याद हो गया, मजा आ गया। पर भैया मजे लेने वाली बात नहीं है। एक्चुअल वर्क तब होता है जब एमसीक्यू आप सॉल्व कर पाते हैं। सवाल आने पर ही पता चल पाता है कि प्रेजेंटेशन में एग्जामिनर क्या डिमांड कर सकता है। किस प्रकार एग्जामिनर ने सामने का क्वेश्चन दिया जहां पे सारे ऑप्शन सही होते हुए भी आपके दिमाग को सोचना पड़ा कि 3 पर्पस थे और एक मीनिंग। तो हर लेक्चर का मोस्ट वाइटल सेगमेंट होता है एमसीक्यू सेशन। तो आइए पढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेके आ रहा है अपने लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज इनएप्रोप्रिएट ड्यूरिंग एक्सप्लेनिंग सीवीएस प्रोसीजर। सीवीएस अपने पास टेस्टिंग थी कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग जो 10 से 12 वीक पे प्लासेंटा का बायोप्सी जैसा सैंपल लेके आती थी। अब वहां पे मैंने आपको विशेष कुछ इंटरवेंशन बताए थे। सवाल की डिमांड है कौन सी चीज इनएप्रोप्रिएट है,
नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं क्या उसके अंदर लॉजिक होगा। ऑप्शन सामने, नंबर 1, इट इज डन अंडर यूएसडी गाइडेंस। इसे सोनोग्राफी की मदद से किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सोनोग्राफी करेंगे तभी तो पता चलेगा हमारी सैंपल की सुई सही ठिकाने पर पहुंची या नहीं। नेक्स्ट वन, कंसेंट फॉर्म इज नेसेसरी। इसको लेके आपको याद हो तो बात बताई थी, सीवीएससी एक ऐसा प्रोसीजर है जो प्लासेंटा से सैंपल लेके आता है। प्लासेंटा वो जगह है जहां मां और बच्चे के ब्लड का मिलन हो सकता है। तो वहां पे मिलन हो भी गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए जो भी रिस्की प्रोसीजर हो, कंसेंट फॉर्म कंपलसरी होता है। तो ये भी एक्शन सही है। नेक्स्ट वन, इंस्ट्रक्ट फॉर यूरिनेशन। अब यूरिनेशन वाले इंटरवेंशन आप गौर करें तो मैंने सिखाया है आपको, कोई भी प्रोसीजर जब अर्ली प्रेगनेंसी में होता है, पहले ट्राइमेस्टर के आसपास, उस समय यूट्रस का आकार कम होने के कारण ब्लैडर को भरे होने के संकेत देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ब्लैडर भर के आइएगा, यूरिन मत करके आइएगा। और कोई टेस्ट जब लेट होता है, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, तो ब्लैडर खाली के लिए बोलते हैं। क्योंकि सीवीएस 10 से 12 वीक में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, तो वहां पर ब्लैडर भरा होना चाहिए। कहने का मतलब ये इंस्ट्रक्शन आपने मदर को गलत दिया। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। ये जरूरी है, जब कंसेंट फॉर्म ले रहे हो तो पर्पस एक्सप्लेन करना ही है। तो यहां पर देखें, अपनी दी गई शिक्षा सवाल के ऑप्शन को सॉल्व करने में काम आ रही है। सीवीएस के अंदर यूरिन नहीं करने के लिए कहा जाता, और यदि आप कह रहे हो तो वो स्टेटमेंट इनअप्रोप्रिएट है। दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर, अगला एमसीक्यू क्या बोल रहा है भाई, विच रिजल्ट इज इनअप्रोप्रिएट। वापस से क्वेश्चन की डिमांड है कि गलत छांटिए। किस कैटेगरी में, हाई वैल्यू एमएस एएफपी, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन में मैंने आपको कहा था वैल्यू कितनी होती है दैट डजंट मैटर। हाई वैल्यू और लो वैल्यू कब कब देखी जाती है, दैट्स मच इंपॉर्टेंट। हाई वैल्यू में रटाया था, आगे पीछे नीचे का डिफेक्ट, एब्डोमिनल, न्यूरल, रीनल डिफेक्ट, और ऊपर मल्टीपल प्रेगनेंसी। आते ऑप्शन देखते हैं क्या अपने पास अवेलेबल है। मोलर प्रेगनेंसी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एब्डोमिनल डिफेक्ट, रीनल डिफेक्ट। तो दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात हो गई, हाई वैल्यू कहां मिलती है वो हमें याद है, 4 जगह, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल डिफेक्ट, रीनल डिफेक्ट, न्यूरल डिफेक्ट। जबकि यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है मोलर प्रेगनेंसी, ये वो कंडीशन थी जिसमें फीटस सरवाइव नहीं करता है, या तो बहुत कम ग्रोथ होती है या वो डेड हो जाता है। तो जब बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होगी तो वो प्रोटीन कहां से बनाएगा। इसीलिए इन तीनों में हाई वैल्यू होती है, इसमें होती है लो वैल्यू। तो हमारे क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हो गया इनअप्रोप्रिएट। यही सेलेक्ट करना था कौन सा सही नहीं है। तो हाई वैल्यू मोलर प्रेगनेंसी में नहीं होती, वहां लो वैल्यू होती है। नेक्स्ट वन एमसीक्यू पे आए अपन, इसे देखिए क्या बोल रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। ड्यूरिंग लेबर द फिजिशियन नोट वेरिएबल डिसेलरेशन। बड़ा ही अच्छा सिंपल एमसीक्यू है, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। तो फिजिशियन ने नोट किया वेरिएबल डिसेलरेशन, तो आपका इंटरवेंशन क्या होगा। तो पहली बात तो ये खोपड़े में क्लियर रखें, 4 हार्ट पैटर्न, हार्ट रेट के, एक्सेलरेशन, अर्ली डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन, वेरिएबल डिसेलरेशन पढ़ा है हमने। संबंध था उसका अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन से, इंटरवेंशन था चेंज इन द पोजीशन। आइए ऑप्शन देखें। नंबर 1, कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए, गलत। ऐसा होता है एक्सेलरेशन और अर्ली डिसेलरेशन में। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करते हैं लेट डिसेलरेशन में। चेंज द पोजीशन
यही काम करते हैं वेरिएबल डिसलरेशन में। रिपीट द मॉनिटरिंग, कोई जरूरत नहीं है जब डायग्नोसिस कंफर्म है। तो देखो दोस्तों, पढ़ाई की है तो परिणाम सामने देने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती। जब हमें यह पता हो 4 हार्ट रेट के पैटर्न में से 2 नॉर्मल होते हैं, 2 में इंटरवेंशन चाहिए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। वेरिएबल डिसलरेशन में चेंज इन द पोजीशन हाईएस्ट प्रायोरिटी लेकर जाता है। नेक्स्ट वन, अगला एमसीक्यू, एंटीनेटल मॉनिटरिंग रिक्वायर सीएसटी। अब मदर को यह चीज बताइए कि आपकी सीएसटी होनी है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, ये डॉक्टर ने एडवाइस किया है। आगे, विच इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएट, कौन सी बात सही है इस टेस्ट के लिए। तो सवाल यह है, डॉक्टर ने जांच के तौर पे आपको टेस्ट लिखा है सीएसटी, ऑप्शन देख के बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस जांच के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है। देखते हैं। नंबर 1, इट इज रिलेटेड टू फीटल मूवमेंट। तो याद करो दोस्तों, फीटल मूवमेंट से रिलेट कौन होता था? एक्सीलरेशन होता था, एनएसटी। फीटल मूवमेंट से संबंधित था एक्सीलरेशन, एनएसटी। बात चल रही है सीएसटी की। नेक्स्ट वन, इट इज रिलेटेड टू अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। ये भी गलत, क्योंकि इसका आंसर है वेरिएबल डिसलरेशन। अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन किसमें होता था? वेरिएबल डिसलरेशन। ये भी गलत। नेक्स्ट वन, इट इज डन इफ एनएसटी इज पॉजिटिव। बहुत ही बढ़िया एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि हमने एक बात सीखी है कि प्रेग्नेंट फीमेल में पहले एनएसटी करते हैं या सीएसटी। 100% आंसर एनएसटी, और एनएसटी में गड़बड़ आती है तभी करते हैं सीएसटी। तो यहां देखो, एनएसटी का पॉजिटिव आना, नॉर्मल या एबनॉर्मल, एनएसटी का पॉजिटिव आना नॉर्मल या एबनॉर्मल, तो हमने पूरी टेबल याद कर रखी है कि मेडिकल साइंस में पॉजिटिव का मतलब एबनॉर्मल। तो एनएसटी गड़बड़ है तो सीएसटी करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। लास्ट वन, डू नॉट रिक्वायर इंटरवेंशन। गलत चीज है। सीएसटी जब करते हैं तो इंटरवेंशन करना होता है, क्योंकि सीएसटी का संबंध होता है लेट डिसलरेशन से। इंटरवेंशन का नाम होता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस लिहाज से अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन द अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां देखें, कंपोनेंट्स ऑफ बायोफिजिकल प्रोफाइल। बायोफिजिकल प्रोफाइल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक्सेप्ट किसे छोड़ के? तो लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग में टर्म आई थी बीपीपी, एमबीपीपी, बायोफिजिकल प्रोफाइल, मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल। तो वहां कौन सा शामिल नहीं था? तो हमने पढ़ा था बीपीपी में शामिल होती है मूवमेंट, जो लाइव देखते हैं उनको। तो बीपीपी में मूवमेंट होती है, बिल्कुल सही। फीटल टोन होती है, बिल्कुल सही। ब्रीदिंग मूवमेंट होती है, बिल्कुल सही। प्लासेंटा की थिकनेस से मतलब नहीं है, प्लासेंटा के फंक्शन से फिर भी मतलब है, और वो भी एमबीपीपी में। बीपीपी में 3 चीज थी, फीटल मूवमेंट, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट। ये 3 कंपोनेंट थे। प्लासेंटा का रोल मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल में था, और वो भी फंक्शंस को लेके। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इनअप्रोप्रिएट आंसर विल बी सेकंड, और हमें इनअप्रोप्रिएट का ही सिलेक्शन करना था। नेक्स्ट वन, अगला एमसीक्यू देखिए, सामने की तरफ पढ़िए, लगाइए अंदाजा। द फॉलोइंग अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट। सोनोग्राफी से हमने कुछ मेजरमेंट किया है, उसकी मदद लेके आपको क्या कंफर्म करना है? गेस्टेशनल एज। सोनोग्राफी में इनमें से कौन सी फाइंडिंग को देख के पता लगाते हैं कि बच्चे की उम्र क्या है? ऑप्शन, क्राउन टू रम्प लेंथ, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, योक सैक वॉल्यूम, बायोफिजिकल प्रोफाइल। तो यहां पे फीटल ग्रोथ को इंडिकेट करने वाला एक ही पैरामीटर है, क्राउन टू रम्प लेंथ। बच्चे की लंबाई को बताने के 2 तरीके, क्राउन टू रम्प, क्राउन टू हिल। जब तक गर्भ में पल रहा होता है
क्राउन टू रम्प 30 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई को देख के पता लगाया जाता है ग्रोथ कितनी हुई, बच्चा कितना बड़ा हुआ। बाकी सब अलग अलग पैरामीटर अलग अलग प्रोफाइल को रीजनरेट करते हैं। गेस्टेशनल एज, बच्चे की उम्र, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी लंबाई से निकालते हैं। यहां क्राउन टू रम्प लेंथ है। एक और तरीका होता है फीमर लेंथ को कैलकुलेट करके, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, अगले सवाल पे चलो। ये आ गया, CST इज यूज। तो देखें CST किसके लिए किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट पढ़ते हैं। नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही है। अपन ने पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ा है इसका। हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन में रिलेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है थोड़ी देर बाद हार्ट रेट डाउन जाती है, पढ़ा है अपन ने। नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सही है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कब स्टार्ट हुआ, कब पीक पे गया। नेडिर, NADIR नाम लिए थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, डिटरमाइन मैटरनल वेलबींग। तो यहां ये देख लीजिए कि जब ये कंडीशन चलती है तो उससे पता चलता है ब्लड सप्लाई कितनी प्रॉपर हो रही है, तो मदर की वेलबींग के बारे में भी पता लगता है। तो सारी बात सही है, इसीलिए आंसर ऑप्शन विल बी डी। तो अपने पास CST मेजरमेंट के पर्पस पूछ रहा था, सारे सही हैं, इसलिए आंसर डी है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो क्या लेके आया है, समस्या नहीं होनी चाहिए। दिस इज मैटरनल ब्लड सीरम इज एग्जामिन फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन। चलिए साहब, अब यह पूछ रहा है MSAFP किया क्यों, किसे खोजने के लिए। तो लाइन सिंपल थी, हाई वैल्यू लो वैल्यू। देखते हैं क्या ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। नंबर 1, इन बॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, स्पाइना बायोफिडा, RH हेमोलाइटिक डिजीज, हीमोफीलिया। ये ब्लड डिसऑर्डर है, ये ब्लड डिसऑर्डर है, ये एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। जबकि हमारे पास हाई वैल्यू लो वैल्यू में जितने भी कंटेंट थे वो इनके अकॉर्डिंग नहीं थे। ये नाम जो है स्पाइना बायोफिडा, ये दूसरा नाम है इस कंडीशन का। कौन सा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। पीडियाट्रिक में जब डिटेल आप पढ़ते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की तो नाम आते हैं स्पाइना बायोफिडा, ऑकल्टा, ऐसे नाम करके। तो 100% MSAFP न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में बताता था। तो कोरिलेट करना है यहां पे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को अदर नेम से रिप्रेजेंट कर दिया, किस नाम से, स्पाइना बायोफिडा। आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्पाइना बायोफिडा। नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन पे आए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन क्रोमोसोमल एनालिसिस एक्सेप्ट। सामने बोर्ड पर कुछ जांचें लिखी गई है, टेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन है। सबसे क्रोमोसोम के बारे में पता लगा सकते हैं एक्सेप्ट, इसे छोड़ करके। देखते हैं, एमनियोसेंटेसिस कंफर्म है, कोरोनिक ब्लाई सैंपलिंग पढ़ा दिया, कंफर्म है। परक्यूटेनियस अम्बलाइकल ब्लड सैंपलिंग, तो हां ब्लड सैंपल में सेल्स आएंगे, क्रोमोसोम आएंगे। फीटल अम्बलाइकल डॉपलर वेलोसिमेट्री, इसका मतलब है ब्लड फ्लो असेसमेंट। डॉपलर में साउंड सुने जाते हैं, साउंड से हार्ट रेट, हार्ट साउंड पता करते हैं। कोई केमिकल एनालिसिस या क्रोमोसोमल एनालिसिस नहीं होता, इसीलिए एक्सेप्ट जब पूछा तो उस एक्सेप्ट की कैटेगरी में हमारा ऑप्शन डी जाएगा, क्योंकि वो इनएप्रोप्रिएट है। तो ये अपने पास क्वेश्चन। नेक्स्ट में मूव करें, यहां पे आए। चलिए, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग NST। तो NST के लिए क्या सही है वो बताएं। पूरा NST पढ़ लिया है, क्या सही है उसे देखते हैं अपन। नंबर 1, कंटिन्यू मॉनिटरिंग ऑफ द फीटल हार्ट रेट अलॉन्ग विथ फीटल मूवमेंट, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लगातार हार्ट रेट मूव करते हैं जब बच्चा मूवमेंट कर रहा हो। एक्सेलरेशन नोट करते हैं, कंफर्म। नेक्स्ट, इट विल असेस रिलेशनशिप बिटवीन, सेम घुमा दिया उसको, फीटल मूवमेंट एंड हार्ट रेट, ये दोनों सेम ही है। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट,
FHR एक्सीलरेशन, बहुत बढ़िया। हार्ट रेट का कौन सा पैटर्न एनएसटी दिखाता है? एक्सेलरेशन विथ फीटल मूवमेंट, मीनिंग सारे काम सही हैं। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, अगले एमसीक्यू बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज टू डायग्नोस प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी डायग्नोस करने का टेस्ट पूछ रहा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मिस्ड पीरियड। तो बात ये चल रही है कि जैसे एक फीमेल का पीरियड मिस होता है, डाउट होता है वो प्रेग्नेंट है, टेस्ट कौन सा करती है? तो बता रखा है मैंने, एचसीजी को ही टेस्ट करती है। अभी तक जो एचसीजी यूपीटी का आपने सुना था, वो हमने पढ़ा था कि एचसीजी को एंटीजन मानते हुए टेस्ट करते हैं, उस बेस पे आंसर देना है। तो वहां सिखा दिया गया था कि उसमें जो मेथड था वो एलाइजा था, एंजाइम लिंक इम्यून एसे, और उसका भी जो बेस्ट टेक्निक का एग्जांपल था टू साइड सैंडविच ऐसे। तो देखिए, मोस्ट कॉमन मेथड है बी और उसमें अप्रोप्रिएट टेक्निक है ए। तो आंसर अपने पास ऑप्शन ए। ये मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि आपके एम्स भोपाल में डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन बन के ये अराइज हुआ। तो अपने पास इस कैटेगरी में डबल साइड सैंडविच ऐसे जो किया जाता है वो अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन पे चलें। प्रेग्नेंट वुमेन एडमिटेड इन लेबर रूम, ठीक है, लेबर रूम में एडमिट हो गई है। आगे, अटैच टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, लगातार फीटल की मॉनिटरिंग चल रही है। लेबर रूम में मदर है, फीटल मॉनिटरिंग लगातार चल रही है। आगे, नर्स शुड डू इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। सामने 4 ऑप्शन है, आपके सामने केस प्रेजेंट है। अब ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू आने वाले हैं जहां पे केस प्रेजेंटेशन बताया जाएगा। नर्स है, लेबर रूम है, मॉनिटरिंग चल रही है बच्चे की, फर्स्ट इनिशियल इंटरवेंशन क्या होगा देखते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, पता लगा लेना। असेस बेसलाइन फीटल हार्ट रेट, ये बहुत जरूरी है कि आपको जब तक बेसलाइन नहीं पता होगी, नॉर्मल नहीं पता होगी, 140 बीट पर मिनट नहीं पता होगा, then how can you diagnose the abnormalities? So you have to first idea regarding baseline heart rate. Next one, determine intensity of contraction, कर लेना भाई, पर बात हार्ट रेट की चल रही है। डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ लेबर पेन, तो भैया लेबर पेन पे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो नीचे के 2 ऑप्शन इररिलेवेंट, हार्ट रेट मॉनिटरिंग से कोरिलेट नहीं करते, ऊपर के दोनों कोरिलेट करते हैं। पर बेसिक बात करें, फंडामेंटल, तो हमें क्या पता होना चाहिए? बेसलाइन हार्ट रेट। जब तक ये नहीं पता तो हम आगे कदम कैसे बढ़ाएंगे? तो दिस क्वेश्चन के अंदर आंसर ऑप्शन विल बी सेकेंड, कि बेसलाइन का पता होना पहला धर्म है। आइए उसके आगे क्या लेके आया ये, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, वापिस से एनएसटी आया। प्रेस्क्राइब फॉर ए प्रेग्नेंट मदर एंड नर्स अबाउट द प्रोसीजर, नर्स टेल द क्लाइंट, ठीक है भाई, डॉक्टर ने मरीज के माता के गर्भवती फीमेल के एनएसटी टेस्ट लिख दिया। नर्स को जिम्मेदारी दी कि जाकर समझा के या एनएसटी में क्या होता है। अब देखो नर्स ने कौन से ऑप्शन में सही ज्ञान वितरित किया। नंबर 1, द टेस्ट इज इन्वेजिव, ये लो ओपनिंग खराब हो गई, अपन ने पढ़ा है कि ये नॉन इन्वेजिव होता है। आगे, द टेस्ट विल टेक अबाउट 2 आवर आफ्टर प्रोसीजर कंप्लीट, नहीं भाई 2 घंटे का काम ही नहीं है। आपने एनएसटी पढ़ा हो तो मैंने मैक्सिमम 20 मिनट के गैप में 2 बार इंटरवेंशन सीक्वेंस दिखाई थी, 2 घंटे जितना लंबा नहीं है। आगे, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर रिकॉर्ड करेगा जो एब्डोमेन लगेगा, बिल्कुल ठीक है। अपन ने एक मम्मी दिखाई थी जो बिस्तर पे लेट के एब्डोमेन पे ट्रांसड्यूसर लगा के हाथ में बटन लेके दबा रही थी, वो काम सही है। अब क्या करेगा वो हार्टसाउंड बताएगी, ये ठीक है। लास्ट वन, द फीटस इज चैलेंज और स्ट्रेस, नहीं भाई किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं देते, तभी तो टेस्ट करना नॉन स्ट्रेस है। तो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, एक्सप्लेन प्रॉपरली अबाउट द रिटन डायग्नोस्टिक टेस्ट एनएसटी, ऑल 3 अदर ऑप्शंस आर
irrelevant. That's why answer is option is number थर्ड C. नेक्स्ट वन बढ़े आगे अगले एमसीक्यू पे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने की। देखिए अपने पास बड़ा सिंपल सवाल, अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, आता है एक बार में क्लिक करना है। क्राउनिंग लेबर की कौन सी स्टेज? एकदम एग्जैक्ट आंसर सेकंड स्टेज। तो जहां छोटा एमसीक्यू आए तुरंत टिक लगा करके उसे आगे भगाएं, सेकंड स्टेज। नेक्स्ट वन इसे देखें, फर्स्ट स्टेज को बांट देते हैं लेटेंट और एक्टिव में। बांट दो भाई लेटेंट एक्टिव में। इसको कैरेक्टराइज किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपको बताया था लेबर के अंदर लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशनल जो होता है सर्वाइकल डायलेशन के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। अब देखें सामने, नंबर 1 प्रोग्रेसिव डायलेशन एंड फीटल डिसेंट, नंबर 2 प्रोग्रेसिव मैटरनल एंजाइटी, नंबर 3 फीटल डिसेंट, नंबर 4 सर्वाइकल डायलेशन। तो दोस्तों यहां पे देखो ऑप्शन जो है हमने पढ़ा है सर्वाइकल डायलेशन के आधार पे इन्हें क्लासिफाई किया है, पर हमने एक बात यह भी सीखी है जैसे ही डायलेशन होता है बच्चा खिसक के नीचे आता है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सर्वाइकल डायलेशन भी हो और डिसेंट भी हो। यह सवाल सामने क्लियर करवाने का एक ही पर्पस है कि स्टूडेंट सिंपली सर्वाइकल डायलेशन आंसर दे करके ना आ जाए, वहां यह भी पता रहे कि सर्वाइकल डायलेशन के बाद डिसेंट होता है। उस लिहाज से बेस्ट आंसर ए। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है पर एक राइट मार्क है। ऑप्शन नंबर ए बेहतरीन है इसलिए डबल मार्क है। तो इस बेस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कैसे क्वेश्चंस की अटेम्प्टिंग होती है। नेक्स्ट वन आए सामने की तरफ, क्या लिखा हुआ है? ए नर्स परफॉर्मिंग असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर सिजेरियन। ठीक है, एक मदर का नॉर्मल लेबर नहीं होना, ऑपरेशन होना है। अब आगे, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड इंडिकेट नीड टू कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। एक मदर जिसका सिजेरियन प्लान हो चुका है उसमें से कौन सी फाइंडिंग मिले जिसे देख करके लगे डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए। देखते हैं, जब हार्ट रेट 180 हो जाए, बहुत ज्यादा हो गई रे बाबा, बेसलाइन 120 से 60 होती है, 180 मतलब फीटल टेकिकार्डिया, बुला लो डॉक्टर को। अगली बात, WBC 12,000 नॉर्मल काउंट है, पल्स रेट 85 नॉर्मल है, हेमोग्लोबिन 11 नॉर्मल है। तो एबनॉर्मलिटी छाटिए, डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर को संदेशा तभी है भेजा जाता जब मरीज के अंदर कुछ गड़बड़ नजर है आता। तो आंसर ए 180 बीट पर मिनट इज एबनॉर्मल फाइंडिंग। नेक्स्ट वन, चलते हैं लेबर रूम में और क्या धमाके हो रहे हैं उनको देखने के लिए। ये सामने क्या क्वेश्चन आया? क्लाइंट अराइव एट बर्थिंग सेंटर। चलिए मदर बर्थ सेंटर पे आ गई है। इन एक्टिव लेबर, क्या बात है, तैयार होकर के आई है। हर मेम्ब्रेन आर स्टिल इंटैक्ट, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं हुआ है। नर्स मिडवाइफ प्रिपेयर टू परफॉर्म एम्नियोटॉमी, नर्स तैयार हो चुकी है पानी की थैली फाड़ने के लिए। ए नर्स हु इज असिस्टिंग द नर्स मिडवाइफ एक्सप्लेन टू द क्लाइंट, ये मां को बताने जा रही है दैट आफ्टर द प्रोसीजर, पानी की थैली फाड़ने के बाद, शी विल मोस्ट लाइकली हैव। कुल मिलाकर रामायण ये लिखी कि लेबर में जब महिला घुसी तो पानी की थैली नहीं थी फटी, और नर्स जब ये कार्य करने गई तो वहां बताएगी ऐसा करने से क्या होगा भैया। याद करो वो दबाव, वो पेन जो पानी की थैली रहते आ रहा था, बच्चे पे नहीं लग पा रहा था। थैली फाड़ो, बच्चे को धक्का मारो, बाहर निकालो। एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एज इट इज टू द पॉइंट पढ़ाया हुआ आपका एमसीक्यू है, ढूंढिए। तो उस कंडीशन में आपके पास आंसर सेकंड, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्लासरूम डिस्कशन का क्वेश्चन है जिसका सामने इतना बड़ा प्रेजेंटेशन है। चलो भैया आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट इन द सेकंड स्टेज लेबर। चलिए भाई, मैकेनिज्म ऑफ लेबर चल रही है, कभी भी बच्चा बाहर निकल सकता है। क्या फील कर रही है? अर्ज टू पुश, उसे लग रहा है मैं पुश करूं, लग रहा है बच्चा हिलजुल रहा है, जेनेटेलिया के पास धक्का मारो, मार ले भाई। द क्लाइंट हैज नो एनाल्जेसिया, नो एनेस्थीसिया, अच्छी बात है। एनाटॉमिकली विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द बेस्ट पोजीशन। तो जब भी बात चली थी पोजीशन की, नाम आए थे 5, ट्रांसफर के लिए अलग, एग्जामिनेशन के लिए अलग, आइडियल लेबर की अलग, और पुश की याद करवाई थी पोजीशन, स्क्वाटिंग पोजीशन। पुश करो, खुश रहो। चलिए नेक्स्ट वन एमसीक्यू के ऊपर क्या लेके आ रहा है अपने पास में सवाल। 24 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा, उम्र का क्या लेना देना, हु डिलीवर ए वायबल टर्म
एक फीमेल ने बच्चा पैदा कर दिया, वायबल टर्म न्यूनेट, ऑर्डर टू रिसीव ऑक्सीटोसिन आईवी आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, ठीक है, उसे ऑक्सीटोसिन लगाने के लिए कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन वुड इंडिकेट टू द नर्स दैट द प्लासेंटा इज अबाउट टू डिलीवर। देखो भाई कैसा सवाल घुमाया, सवाल में पूरी रामायण ऊपर करी और लास्ट में जाके पूछा है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको लगेगा प्लासेंटा डिलीवर हो गया। द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ प्लासेंटा सेपरेशन इज अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई बढ़ जाना। आंसर देखिए अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, द कॉर्ड लेंथ आउटसाइड द वेजाइना। 4-5 लाइन में माहौल बनाया पर लास्ट में पूछा कि पूछना क्या चाहता था, अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई देख करके प्लासेंटा सेपरेशन पता लगवाना चाहता था। नेक्स्ट वन चले इस क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर के सारे कैरेक्टर पढ़े, कौन सा नहीं है देखते हैं। डायलेशन होता है, इंटेंसिटी बढ़ती है, बीच बीच में आराम मिलता है, ब्लीडिंग नहीं होती है। ब्लीडिंग सिर्फ लेबर में प्लासेंटा डिलीवरी के बाद होती है, इसीलिए पूछा था उसने नॉट ए कैरेक्टर, तो कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है भैया, ब्लीडिंग नहीं होती है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन आगे की तरफ बढ़े, सामने क्या लिखा हुआ है, रिगार्डिंग प्रोस्टाग्लैंडिन उनके लिए क्या सही है। नंबर 1 मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम, इसे मेंटेन करता है एससीजी। हैव नो रोल इन मीनोरेजिया, नो नहीं रोल होता है, मीनोरेजिया में रोल होता है। नेक्स्ट इन्वॉल्व इन ऑनसेट ऑफ लेबर, बिल्कुल सही। ऑनसेट ऑफ लेबर जब हमने थ्योरी पढ़ी थी वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल बताया था, पहला बड़े आकार वाला और दूसरा नेगेटिव फीडबैक वाला। लास्ट वन नो रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया, अरे डिस्मेनोरिया में दर्द है, जहां दर्द है वहां प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो बात ये बोल रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो लेबर की ऑनसेट में उसका रोल है, बाकी उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट वन एमसीक्यू सामने की तरफ, ए नर्स मेंटेनिंग पार्टोग्राफ, भर ले भैया, रिकॉर्ड द फाइंडिंग 8 सेंटीमीटर डायलेशन, डायलेशन कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे कॉन्ट्रैक्शन 90 सेकंड के लिए आ रहे हैं, बताइए कौन सी फेज के अंदर है, बड़ा सिंपल सा है, 8 सेंटीमीटर देखते ही समझ जाओ, लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशनल, तो आंसर नंबर सी ट्रांजिशनल स्टेज, क्योंकि डायलेशन क्रॉस कर चुका है अपने पास 8 सेंटीमीटर को, दैट्स व्हाई आंसर विल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े, क्या आ गया अपने पास, चलिए विच इज ए लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो शब्द है इसका मतलब समझ जाओ, लीस्ट का मतलब सबसे घटिया, लीस्ट का मतलब सबसे घटिया, तो लेबर पेन के कैरेक्टर बताए जा रहे हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का नेचर बताया जा रहा है, कौन सा घटिया है मतलब कौन सा सही नहीं है, तो देखो बकेट होल्डिंग फैशन बनता है, कॉन्ट्रैक्शन रिंग बनती है। अब इन दोनों में आ जाओ, अपर सेगमेंट जो शॉर्ट होता है, मसल्स पास में आती हैं तो मोटी होती हैं, पतली नहीं, लोअर सेगमेंट लंबा डायलेट बिल्कुल होता है, यहां पे थिन लिखा है और यही चीज गलत है। पढ़ा है अपन ने, अपर सेगमेंट की मसल पास में आती है और पास में आएंगी तो थिक मोटी हो जाती है, इसने थिन बोल करके गलत कह दिया, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थिन की जगह आना चाहिए था थिक, इसीलिए इसे बोला अपन ने लीस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट का मतलब गलती निकालना। नेक्स्ट वन चले आगे, ड्यूरिंग, सॉरी इसमें ऑप्शन अपने पास रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये इसको ले लेते हैं, चलें, फॉर रिडक्शन ऑफ प्रेशर द प्रोसीजर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज परफॉर्म इन विच स्टेज ऑफ लेबर। बहुत अच्छा एमसी जो बताएगा कि आपने रटा है या समझा है। ROM फर्स्ट स्टेज, AROM सेकंड स्टेज, पर लैंग्वेज क्या बोल रही है, आप ROM कब करते हो, सुनो, ROM कब होता है फर्स्ट स्टेज, ROM कब करते हो तो हम कब करते हैं सेकंड स्टेज के अंदर। तो ऐसी लैंग्वेज आ जाए तो आंसर आपको पढ़ना है पूरी लैंग्वेज में कि क्या बोल रहा है वो, कि हो रहा है या कर रहे हैं, हो रहा है तो नेचुरल फर्स्ट में, कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल सेकंड में, तो आंसर ऑप्शन विल बी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। चलिए साहब, ROM AROM हो गया, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, विच कार्डिनल मूवमेंट इज अंडरस्टैंड एज ए
की पॉइंट फॉर द सक्सेसफुल ऑफ नॉर्मल लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में होने वाली हर मूवमेंट कार्डिनल थी, हर मूवमेंट कार्डिनल, पर एक ऐसी बताएं जो पूरे लेबर की चाबी हो। तो पूरे लेबर में एक ही ऐसी चाबी है जो शुरुआत से लेके एंड तक चलती है, क्या? नीचे नीचे नीचे, डिसेंट। तो अपने पास आंसर जाएगा ऑप्शन बी। एंगेजमेंट एक बार हुआ और होके चढ़ गया, फ्लेक्शन रोटेशन एक बार हुआ और काम खत्म, रेस्टिट्यूशन भी एक बार हुआ, पर डिसेंट कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसका विश्वास। यह है डिसेंट का एहसास। चलिए आगे की तरफ, अगला एमसीक्यू। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल लेबर टोटल हेड मूवमेंट। बिल्कुल ये आपको सिंपल एमसीक्यू याद होगा कि डिलीवरी बाद सर कितनी बार घूमता है? 2 बार घूमता है। पहली बार किसके लिए? गर्दन के लिए। दूसरी बार किसके लिए? शोल्डर के लिए। 2 बार घूमेगा तो टोटल रोटेशन कितना होता है? 2/8। कहां पे है ऑप्शन? सेकंड। तो ये याद करे हुए स्टेटमेंट से बना हुआ एमसीक्यू, टोटल रोटेशन 2 टाइम, आंसर विल बी 2/8। नेक्स्ट वन, यहां पे आ जाइए। इन द फाउंडेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच इंटरवेंशन ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। चलिए आप सेकेंड स्टेज लेबर में, डिलीवरी वाली में कौन सा इंटरवेंशन हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है? नंबर 1, लिथोटॉमी पोजीशन देनी होती है पर हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है। बियरिंग डाउन एफर्ट, बहुत बढ़िया। मॉनिटरिंग हार्ट रेट, नंबर 1। पेरिनियल सपोर्ट, ये भी ठीक। तो देखो सारे इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट है, पर जब भी बात वाइटल साइन की आ जाती है उससे बड़ा कुछ भी नहीं। इसीलिए यहां पे फीटल वाइटल की बात आई है, मॉनिटरिंग हार्ट रेट, तो इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं। अरे बच्चा पैदा हो जाएगा पर देखते तो रहो कि बालकराम जिंदा भी है या नहीं। तो लगातार हार्ट रेट मॉनिटर करना प्रायोरिटी इंटरवेंशन हमारे लिए होता है। चलिए भाई नेक्स्ट वन एमसीक्यू की तरफ बढ़े। क्या लैंग्वेज है? आ जाओ। प्लासेंटा एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आफ्टर एक्सपल्जन निकल गया। फिजिशियन ने नर्स को कहा ड्यूरिंग एक्सपल्जन शी हैव टू फेस मैटरनल सरफेस फर्स्ट। आपको जो सेपरेशन के 2 नाम पढ़ाए थे, सेंट्रल मार्जिनल, एक में नीचे पहले कोरियन आता था, एक में नीचे डेसिडुआ आता था। मैटरनल सरफेस का मतलब है नीचे डेसिडुआ आया है, उधर के आया है, मार्जिनल सेपरेशन है। आंसर देखें, मैक्सिस ड्यूकेन है, हां वो ढक्कन है। मैक्स शुल्ड जी है, नहीं सेंट्रल है। सेंट्रल है, वो नहीं है। इन्वर्टेड अम्ब्रेला नहीं है। यदि नीचे मदर की सरफेस आती है, यदि नीचे डेसिडुआ आता है, तो वो सेपरेशन मार्जिनल, मैक्सिस ड्यूकेन, बटन इनटू कैविटी कहलाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आंसर है ऑप्शन ए, मैथ्यूज डुकेन। अपन ने ढक्कन बोल करके भी इसके बारे में चर्चा करी थी। नेक्स्ट वन एमसीक्यू। नर्स असिस्ट इन द वेजाइनल डिलीवरी। चल भैया हो जा तैयार। आफ्टर द डिलीवरी नर्स ऑब्जर्व अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथ एंड स्प्रिट ऑफ ब्लड। बच्चे के निकलते ही नर्स ने नोट किया अम्बिलिकल कॉर्ड निकल के बाहर आ गई और खून टपकना शुरू हो गया। अब आगे नर्स डॉक्यूमेंट करेगी, अरे भाई अंदर क्या हो गया? तो अंदर दोस्तों प्लासेंटा सेपरेट हो गया। प्लासेंटा सेपरेशन के धुआंधार साइन, गश ऑफ ब्लड एंड इंक्रीज अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथ। तो अपने पास प्लासेंटा सेपरेशन के साइन को बताने वाले ये 2 हिंट अवेलेबल थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन आ जाइए यहां पे। ए नर्स असाइन टू केयर अ क्लाइंट विथ हाइपोटोनिक यूट्रस। ओहो, ऐसी मदर को लेबर में ले आए कि जिसके यूट्रस के अंदर तो ताकत पहले से कम चल रही है। ठीक है, साइन ऑफ स्क्वेल, लेबर धीमा पड़ गया। द नर्स रिव्यू द फिजिशियन ऑर्डर। डॉक्टर ने कुछ ऑर्डर लिखा है, क्या लिखा भैया? वुड एक्सपेक्ट, क्या उम्मीद करेगी? कौन सी दवा लिखेगा? चूहे मारने के लिखेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिखेगा? अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन। कितना बड़ा झाबरझोल है, सिंपल सा आंसर देना है उसको। मदर है, कॉन्ट्रैक्शन स्लो पड़ गया, धीमा पड़ गया, बढ़ा दो। दवा का नाम ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन अपने पास ऑप्शन विल बी सी। तो आदत होती है एनक्लेक्स मॉसबी वालों की लंबी लंबी लाइनें बता करके बच्चों के लेने की, पर हमें आंसर बिल्कुल आदत नहीं है देने की, इसीलिए आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट वन रिगार्डिंग पीपीएच, जिंदाबाद। पीपीएच के लिए क्या सही, सब सही है, किसे छोड़ के? ठीक है भाई, ब्लड लॉस 500 से ज्यादा वेजाइनल डिलीवरी के बाद, 1000 से ज्यादा सिजेरियन के बाद,
अटोनिक कारण, ओहो क्या बात कर दी गंदे बच्चे, लेस कॉमन नहीं, मोस्ट कॉमन कॉज होता है अटोनिक यूट्रस। अपन ने कल ही तो पढ़ा था मल्टीपल प्रेगनेंसी से पीपीएच होता है, बिल्कुल मल्टीपल प्रेगनेंसी ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस। तो बड़ा सिंपल है, अटोनिक जहां मोस्ट कॉमन कॉज होता था, इसने लेस बोल करके खुद को गलत करवा लिया, तो एक्सेप्ट पूछा था, एक्सेप्ट में आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या जानकारी आई है अपने पास में, चलो भैया क्या बोल रहा है, विच इज द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ पीपीएच डेथ ऑफ द मदर। पीपीएच से मां मर जाती है, कारण क्या बताओगे, यूट्राइन एग्जॉस्शन, रप्चर ऑफ यूट्रस, लोअर इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये जो कंडीशंस है इसमें ऑप्शन ए। कारण क्या है, रप्चर जैसी बात होती नहीं है, प्लासेंटा प्रीवा चलना नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर का परसेंटेज 20 था, जहां आपको 4T में 80% अटोनिक बताया था। अटोनिक का मतलब है यूट्रस के बस की नहीं है, जिसके बस की नहीं उस होती है उसे बोलते हैं थक गया, बिल्कुल थक गया, और थकने को बोलते हैं एग्जॉस्ट। तो यूटेराइन एग्जॉस्ट का यहां को रिलेशन है अटोनिसिटी से, और उस अटोनिसिटी के कारण ही पीपीएच में मदर को डेथ फेस करनी पड़ी है। ऑप्शन आंसर विल बी ए। नेक्स्ट वन चले अगले एमसीक्यू को लेकर के, क्या बता रहा है ये, फीमेल ड्यूरिंग हर पोस्टमार्टम पीरियड ऑन 22nd डे, 22वें दिन ब्लीडिंग हो गई। अब 22वें दिन जाके ब्लीडिंग हुई है, सेकेंडरी पीपीएच है, आगे बढ़े। ऑन एग्जामिनेशन विच फाइंडिंग विल हेल्प टू कंफर्म द डायग्नोसिस। सेकेंडरी पीपीएच है, मोस्ट कॉमन कॉज आज 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 शुरुआत में पढ़ा रिटेन टिश्यू। तो आंसर कहां पर है अपने पास में, ये रहा, बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। कोई भी टुकड़ा बच गया तो अंदर लंबे समय तक के लिए बहते खून को न्योता दे गया। नेक्स्ट वन, अगला एमसीक्यू लेकर के आए, ये देखिए, कौन से पोस्टमार्टम के दिन पे लोचिया सिरोसा होता है। तो रुब्रा सिरोसा एल्बा 1 से 4, 5 से 9, 10 से 14। सामने देखो बोर्ड पे 5 से 9 कहां पर है, तो 5 से 9 दिख जा। तो 5 से 9 की लगभग रेंज आ रही है हमारे पास ऑप्शन बी में। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। द एग्जैक्ट आंसर इज 5 to 9 days but not available on the board. That's why according to option answer will be B. नेक्स्ट वन, अगले एमसीक्यू पे आ जाइए, क्या बोलना चाहता है ये बता रहा है, व्हेन गिविंग ए पोस्टमार्टम क्लाइंट सेल्फ केयर इंस्ट्रक्शन द नर्स इंस्ट्रक्ट हर टू रिपोर्ट हैवी ब्लीडिंग। तो आ जाओ, सैनिटरी पैड काउंट करवाए थे आपसे, अब समय आ गया है। हैवी मतलब भारी क्लॉट वाली, 1 घंटा हैवी भारी क्लॉट वाली 1 घंटे में पैड खराब होता था। वो सवाल पूछ रहा है कि पैड सैचुरेट कितनी देर में होता है, 1 घंटे में। 15 मिनट कब से, जब पानी की तरह खून बहता है एक्सेसिव में, पर हैवी क्लॉट वाले के अंदर पैड वेस्ट होता है 1 आवर में। नेक्स्ट वन, अगला एमसीक्यू, चलिए भाई, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट शुड बी परफॉर्म रूटीनली इन पोस्टमार्टम मदर। तो पोस्टमार्टम मदर में कौन सी जांच करने जाते हो, एंटीबॉडी देखने जाते हो, बिल्कुल भी नहीं। बेबेंस की बच्चे में देखो, मां का क्या देखोगे, बात करें पटेला रिफ्लेक्स को, लिंक नहीं। होमान साइन, ये वो चीज है जो आपको मैंने पढ़ाई थी पीएनसी में। पीएनसी में एक इंटरवेंशन पढ़ाया था मैंने, एम्बुलेशन, और उस समय कहा था यदि एम्बुलेशन नहीं करते हैं तो हो सकती है सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम डीवीटी हो सकती है। तो उसके लिए अपन रूटीनली परफॉर्म करते हैं होमान साइन। होमान साइन कोरिलेटेड डीवीटी से, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से। डीवीटी रिलेटेड है सर्कुलेटरी प्रॉब्लम से, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम रिलेटेड है पोस्टमार्टम में एम्बुलेशन ना करने से। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर ऑप्शन सी। आते हैं कुछ और एमसीक्यू पे जो हमारे इन्हीं यूनिट से इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यू, इधर चलिए। ए क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑन सेकेंड पोस्टमार्टम डे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ आफ्टर पेन। आफ्टर पेन 2 जनों को ज्यादा, लैक्टेटिंग और मल्टीपैरा, लैक्टेटिंग और मल्टीपैरा ढूंढी ऑप्शन सामने। तो अपने पास किसको ज्यादा होंगे, बोतल वाली को ज्यादा नहीं होंगे, डायबिटीज को नहीं, मल्टीपल गैस्ट्रेशन और प्राइमरी पैरा। आफ्टर पेन सीवियर ज्यादा किसमें होते हैं, तो वहां आप ले सकते हैं इस चीज को, मल्टीपल गैस्ट्रेशन। मल्टीपल गैस्ट्रेशन था तो
मसल्स वीकनेस ज्यादा था और मसल वीकनेस ज्यादा तो आफ्टर पेन की सीवियरिटी भी ज्यादा। आंसर ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट वन एमसीक्यू पे रिलेटेड टू दिस टॉपिक पोस्टमार्टम। क्या है अपने पास? चलो भैया, क्या बता दिया? लेबर लेंथ इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर। लेबर की लंबाई को लेकर सवाल है। क्या पूछ रहा है? इन प्राइमरी पैरा के अंदर लेबर की एवरेज लेंथ 13 से 15 घंटे होती है। मैंने तो 12 से 16 बताई थी, कोई बात नहीं। विच ऑफ द एवरेज लेंथ ऑफ लेबर फॉर मल्टी पैरा। अब मल्टी पैरा में कितनी होती है? तो मल्टी पैरा में लेंथ आपने पढ़ी है, प्राइमरी 12 से 16, मल्टी में 6 से 8। देखिए ऑप्शन किस प्रकार मजे ले रहे हैं यहां पे। 6 से 8 की जगह रेंज 2 आ गई, नीचे की दो तो छोड़ ही दो, 6 से 7 या 8 से 9। तो यहां ध्यान रखना है दोस्तों, 6 से 7 का मतलब है एवरेज से भी कम में काम कर दिया, वो नहीं चलेगा। थोड़ा ज्यादा ले लो, वो दौड़ेगा। एक ज्ञान की बात है। 6 से 8 एग्जैक्ट होता है, नहीं मिला तो मिनिमम नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्राइटेरिया हो तो वो एक्सेप्ट कर लो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है बी, 8 to 9 आवर ड्यूरेशन। नेक्स्ट वन, अगला एमसीक्यू क्या है अपने पास सामने बोर्ड पे? चलिए, क्या हो गया? पोस्टमार्टम सिस्टाइटिस। क्या बताया? सिस्टाइटिस है तो पानी पियो, तो पियो पानी। कैसे करेंगे इसके अंदर? ये रहा, बड़ा सिंपल, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। टू द पॉइंट पड़ा है, टू द पॉइंट आंसर देना है। बात खत्म, काम खत्म, पैसा हजम, सिलेक्शन हो जाएगा। सीधी बात का सीधा जवाब। आगे बढ़ो जनता। क्या लिख दिया यहां पे? विच वन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। लीस्ट का मतलब फिर मैं बोलता हूं जो सबसे घटिया है, सबसे बेकार है। कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जब हम एजुकेशन दे रहे हैं किसके लिए? मैस्टाइटिस के लिए। जब मैस्टाइटिस होता था तो क्या बोलते थे? दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। क्या गलत बोल के आ गए वो देख जाओ। नंबर 1, ब्रेस्ट फीड कराओ, कराओ भैया कराओ। चेंज पैड ये भी कर लो। हैंड वॉशिंग बढ़िया बात है। अब ये कौन सा धंधा हो गया? साबुन पानी से नहीं धोना होता, प्रेगनेंसी के समय से सिखाता आ रहा हूं। साबुन लगाओगे बच्चा पी जाएगा, जल जाएगा बेचारा। तो इसीलिए सबसे बेकार काम है। क्लीनिंग पर्पज में आप सोप वाटर का यूज नहीं करेंगे, और यही ऑप्शन नंबर डी को बताना आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आंसर डी। नेक्स्ट वन, इधर आ जाइए। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट इमीडिएट पीपीएच। तो इमीडिएट पीपीएच में क्या क्या होता है? हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर का रोल नहीं, गोली मारो। ब्लड प्रेशर कम होता है, ज्यादा नहीं। पल्स रेट ज्यादा होती है। रेस्पिरेशन भी ज्यादा हो सकता है, पर वो एक्यूट में। पर अपन बेसलाइन हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया को लेकर के चलते हैं, उस अकॉर्डिंग आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीज पल्स रेट। रेस्पिरेशन वाला ऑप्शन भी आता यदि पीपीएच एक्यूट हो जाता, पर रूटीनली हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया के हिसाब से आंसर ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट वन, मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग परफॉर्मिंग पोस्टमार्टम असेसमेंट फॉर यूटेराइन फंडस, व्हाट विल बी इनिशियल नर्सिंग एक्शन। तो आपको बताया था यूट्रस के फंडस को टटोलने से पहले यूरिनरी ब्लैडर के स्टेटस को कंफर्म करें, फिर देखते रहें अम्लाइकस पे है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, कहां पर है। उस अकॉर्डिंग यहां पे ये देखें कि ऑप्शन नंबर बी कितना बढ़िया है, जो नर्स इंस्ट्रक्ट दे रही है कि पहले मूत्राशय खाली करके आ जाओ ताकि गर्भाशय का सही आकार हमें पता लग पाए। तो मूत्राशय खाली करवाना परम धर्म था। उस अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन विल बी बी, सेकंड वन। नेक्स्ट वन, एमसीक्यूज क्या अवेलेबल है अपने पास? चलिए, इन असेसिंग ए पोस्टमार्टम मदर फर्स्ट 2 days, एक सेकेंड, पहुंच गए थे 142 पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन, इन असेसिंग ए पोस्टमार्टम मदर इन फर्स्ट 2 days, शुरुआत के 2 दिन में, विच विल बी अनयूजुअल फाइंडिंग। इसमें लॉकिंग थोड़ी प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा एरर है मशीनरी के लेकर के, तो बात कर लेते हैं अपन अभी इतनी ही, टाइम भी लगभग हो चुका है। तो ये कुछ अपने पास प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो अपने प्रीवियस डेज में रनिंग टॉपिक्स को लेकर बताए गए थे। बहुत सारे एमसीक्यूज और भी पूछे जाएंगे जब आपके साथ हम ऑनलाइन टेस्टिंग वाला प्रोग्राम रखेंगे। उम्मीद है जो क्वेश्चन दिखे
वो थ्योरेटिकल लैंग्वेज में पढ़ाए गए लाइनों से कोरिलेट आपको मिले। इस लेक्चर के साथ प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा एक दौर हम खत्म करते हैं। लास्ट के 2 लाइन ध्यान से सुनना दोस्तों। फर्टिलाइजेशन वाली जिंदगी से अभी तक की जिंदगी पार्ट ए कहलाता है। सेकेंड पार्ट में सामना होगा प्रेग्नेंट फीमेल की लाइफ में दुनिया भर की जो डिजीज कंडीशन इन्वॉल्व होती हैं उनको लेकर के, या यूं कहे इन सभी यूनिट्स के अंदर अभी तक एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हुआ। और अगले लेक्चर, कल के लेक्चर, नई सुबह में बीमारियों के स्वागत के साथ हम होंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।